Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, I welcome you in our topical test session for MDCAT. और मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि ये टॉपिकल टेस्ट सेशन है, ये सिर्फ MDCAT तक महदूद नहीं है, ये हर किस्म के आपको जो एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें केमिस्ट्री शामिल है, ये उनके लिए यकसा मुफीद है। हम इसको टॉपिकल टेस्ट सेशन कह रहे हैं, यानी गिवन टॉपिक उससे रेलेवेंट जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको हर तरह से डिस्कस कर दिया जाए और उस टॉपिक को हर एंगल से, हर तरह से आप उसको छानबीन कर लें, उसको समझ लें, कंसेप्चुअली क्लियर कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, KMT ऑफ गैसेस। लेट्स स्टार्ट। Which of the following is not an assumption of the kinetic theory of gases? स्टूडेंट, मैं कुछ बातें करना चाहता हूं कि ये जो KMT of gases है ये है क्या। KMT of gases is a set of postulates, a set of postulates। आमतौर पर हमारी बुक्स में 8 postulates, उनको हम KMT की postulates कहते हैं। A set of postulates which completely describe the behavior of an ideal gas। तो सेट ऑफ पास्टुलेट जो आइडियल गैस के बिहेवियर को मुकम्मल, तो आइडियल गैस नॉट रियल गैस। अब ना इसमें बहुत सारी पास्टुलेट, मैंने कहा 8 पास्टुलेट्स है, आपको सारी पे ग्रिप आनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। अब उनको पढ़ना नहीं है, उनके अंदर छुपे हुए कॉन्सेप्ट को, उनके अंदर छुपी हुई साइंस को समझना है। मैं एक दो आपके गोशगुजार करता हूं। एक आपने बात याद रखनी है, KMT कहती है कि गैस मॉलिक्यूल्स में, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। अगर अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है, वो आइडियल गैस है। और अगर अट्रैक्शन आ गई तो वो फिर नॉन आइडियल होगी, दैट विल शो द नॉन आइडियल बिहेवियर। एक और चीज, और वो ये है कि आपने ज़हन में रखना है कि गैस का, ये KMT कहती कि गैस का जो मॉलिक्यूल है ना, दैट हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम। गैस मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम, कोई मखसूस वॉल्यूम है ही नहीं। तो फिर ये क्या है कि जब हम कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 10 dm³। अगर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ही नहीं है, अगर गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ही नहीं है, दैट इज ओनली अ पॉइंट हैविंग नो वॉल्यूम, तो फिर हम कहते हैं गैस का वॉल्यूम 10 dm³। तो ये फिर वॉल्यूम किससे है स्टूडेंट? ये जो वॉल्यूम हम लिखते हैं ये एक्चुअली V फ्री होता है, V फ्री। ये एम्प्टी स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, उसका वॉल्यूम होता है। एक और बात जो आपने ज़हन में बिठानी है वो है बहुत इंपॉर्टेंट कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैं ये बड़ी दफा आपको कहता हूं, द टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल। अब इन तमाम पास्टुलेट को अगर यकजा कर लें और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाएं तो इसमें हमें क्लासियस वो हमें हेल्प आउट करता है। और क्लासियस कहता है कि तमाम पास्टुलेट का कॉम्बिनेशन क्या है, दैट इज PV दैट इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर बार। दिस इज कॉल्ड क्लासियस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड गैस इक्वेशन। इसको हम ना गैस इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, एक होती है जनरल गैस इक्वेशन, बट दिस इज द गैस इक्वेशन। ये क्या है? ये तमाम KMT पास्टुलेट का मैथमेटिकल रिफ्लेक्शन है। ये सारी के सारी और इनसे जुड़ी और कई बातें वो आपको KMT के बारे में पता होनी, आपको पता भी होनी चाहिए कि KMT के जो मौजूदा फार्मूलेशन है, यहां तक पहुंचने में किन किन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। बर्नौली का क्या है, मैक्सवेल का क्या है, क्लासियस का क्या है, बोल्ट्जमैन का क्या है, इन सब का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है मौजूदा KMT की शक्ल तक आने में। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, वो कहते हैं कि बताएं इनमें से कौन सी KMT की अजम्पशन नहीं है, पास्टुलेट नहीं है। ए पे लिखा हुआ है अ गैस कंसिस्ट ऑफ मेनी आइडेंटिकल पार्टिकल्स विच आर इन कंटिन्यूअल मोशन। यस बीटा, एट हाई प्रेशर गैस पार्टिकल्स आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। नो, दिस वन इज अगेंस्ट द बॉयल्स लॉ।
ये उसके बिल्कुल हाँ रियल गैसेस की सूरत में ये ठीक है, लेकिन आइडियल गैस के सूरत में ये ठीक नहीं है। यानी दिस वन इज नॉट एन असम्पशन ऑफ KMT। चार्ली गैस पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ये तो मैंने आपको बता दिया। और डी पे कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दे रिमेन्स कंजर्व। सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। Helium atom is 2 times heavier than a hydrogen molecule. At 298 Kelvin, I mean 25 degrees centigrade, the average kinetic energy of a helium atom is। दो तीन बातें जरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं। एक तो बात ये बड़ी करिए, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एक तो बात अभी मैंने आपको बताई ये वाली बात कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज इन केल्विन, आई मीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब जरा बात को सुनो, वो कह रहा है कि हीलियम का एटम, ये जब मैं He लिखता हूं ना और इधर मैं H2 लिखता हूं, ये बात को जरा समझना। हीलियम का एटम ही मॉलिक्यूल का, मैं कहता हूं दिस इज द हीलियम एटम, मैं कहता हूं दिस इज द हीलियम मॉलिक्यूल, कोई फर्क नहीं। दिस वन इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा, अब ना अगर आप दोनों का मैस लें तो इसका मैस बनेगा 4, मैं AMU लिख देता हूं। चलें, जब मैं AMU लिखता हूं ना तो मैं एक मॉलिक्यूल के मैस की बात करता हूं, और अगर मैं साथ ग्राम लिख दूं तो वो फिर मोलर मैस बन जाता है, वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का। और इसी तरह इसका ना 2AMU है। अब बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि हीलियम के एक मॉलिक्यूल का मैस 4 है तो ये 2 है, तो इसके मॉलिक्यूल का मैस 2 टाइम ग्रेटर है। अब वो कहता है कि अगर हीलियम का मॉलिक्यूल का मैस 2 टाइम ग्रेटर है तो बताएं, डबल है तो बताएं आप कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी वो कैसे एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। हम कहेंगे जी काइनेटिक एनर्जी का मॉलिक्यूलर मैस से तो ताल्लुक ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी का तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ताल्लुक है। अगर दोनों 298 केल्विन पे गैसेस मौजूद हैं रूम टेम्परेचर पे 25 टू 98 केल्विन पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि दोनों गैसेस का 298 केल्विन, मैं कह रहा हूं कि एट 298 केल्विन, जिसे हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, इस पर दोनों गैसेस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मैस, इट डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेम, दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है 2 times that of a hydrogen molecule, no. 4 times that of a hydrogen molecule, no. Same as that of hydrogen, yes. And half that of hydrogen, no. So for this question, your correct option is Charlie, same as that of a hydrogen molecule. The process of heat flow between hotter and colder gases remains continued until all the molecules have equal. अब ये बात है ना, अब हम सामने रखें, जब आप हॉट और कोल्डर गैस दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों के मॉलिक्यूल की आपस में कोलिजन होती है। हॉटर गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी कोल्डर गैस के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करते हैं। एक वक्त आता है कि दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाती है। अब कौन सी काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाती है? दैट इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज ए, अल्फा। The root mean square velocity of an ideal gas at constant pressure varies with density as। ये चारों ऑप्शन आपके पास आ गए। स्टूडेंट जरा इसमें सुनिएगा, मेरे पास जो इसमें अहम तरीन नुक्ता है ना, वो है ये वाली चीज सी स्क्वायर बार अंडर रूट। जरा इसको पढ़िएगा, हमें से कहते हैं रूट, ये अंडर रूट, रूट ये जो ऊपर मैंने बार लगाई, लाइन लगाई, दिस इज कॉल्ड मीन। 2 को हम कहते हैं स्क्वायर, और सी ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या बना? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसको मैं लिखूंगा सी, मैं यूं भी लिख सकता हूं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये स्क्वायर एस है। आप इसका ना फार्मूला याद रखेंगे। अब मैं फार्मूला की डेरिवेशन पे नहीं जा सकता। फार्मूला क्या? फार्मूला है अंडर रूट 3RT ओवर M। अच्छा, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी करते हैं। आपको पता है ना, PV दैट इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल तो N तो निकल जाए, PV दैट इज इक्वल टू RT। यानी जहां पे RT लिखा है वहां पे आप PV पुट कर सकते हैं। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3PV ओवर M।
ये आ गया आपके पास। ये मेरे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला है। अब आप एक काम करें, इसको ले लें 3pv/m। ये m ऊपर न्यूमिनेटर में, इसको नीचे ले आओ। जब नीचे ले आएंगे तो m के नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा रूट, मैं इसको यूं लिखूंगा, रूट मीन स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3p/m/v। और मास ओवर वॉल्यूम को आप क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं ना। तो ये आपके पास क्या बना? ये आपके पास बना अंडर रूट 3p/d, m/v दैट इज इक्वल टू डेंसिटी। ये डेंसिटी हो गया। अब 3 कांस्टेंट, p कांस्टेंट, और ये इस केस में p कांस्टेंट है। तो आपके पास फिर क्या बनेगा? ये बनेगा आपके पास 1/√d। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी in this case is 1/√d. So for this question, my dear student, for this question your answer, correct option is D. The ratio of universal gas constant to the Avogadro constant represents another constant called, दो चीजों का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी R और एवोगैड्रो कांस्टेंट यानी Na, दोनों का आपके पास क्या था? बात को समझने की कोशिश करना। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन। दो चीजों की आपने रेशो लेनी है। एक आपके पास आएगा R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और एक आ गया Na, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ये दो मैं वैल्यूज लिखता हूं तो R जो है ना, R ये होता है 4.3143 जाउल पर मोल पर केल्विन। ये आ गया। तो पर मोल पर केल्विन। और अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं एवोगैड्रो कांस्टेंट, व्हेन से एवोगैड्रो कांस्टेंट इट मींस क्या बोला? 6.022 क्रॉस 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। ये मेरी बात को वेटेज दीजिएगा। ये मैंने एवोगैड्रो नंबर नहीं कहा, आई से एवोगैड्रो कांस्टेंट। When we say Avogadro constant Na, it means Avogadro number per molecules per mole। ये आपके पास आ गया। अब आपके पास ना इसमें देखिएगा, ये इससे ये कैंसिल हो गया। ऊपर आपके पास क्या बना? जाउल पर केल्विन और पर। इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आपके पास आएगा 1.38 क्रॉस 10 पावर -23। बड़ी एहतियात से जाउल, इट्स ओके, पर केल्विन यस नो प्रॉब्लम, जाउल पर केल्विन, पर मॉलिक्यूल ये बहुत अहम बात। एक मॉलिक्यूल, उसके लिए पर मॉलिक्यूल समझना ही तो नॉलेज है, अकल है। इन दोनों की रेशो को हम के कहते हैं, के संभाल के, और इसको हम कहते हैं BOLTZMANN, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हमारा ये सारी बातें जो मैंने लिखी, दैट मस्ट बी इन योर नॉलेज, दैट मस्ट बी इन योर, आपको मेमोरी में इसको लाना है सबको। तो द रेशियो बिटवीन जनरल गैस कांस्टेंट एंड एवोगैड्रो कांस्टेंट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और उसको मैंने कैसे आगे अकोमोडेट किया, दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर लर्निंग, आना चाहिए। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज चार्ली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फॉर 1 मोल द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, मुझे ऑप्शन से फिलहाल गर्ज नहीं, मैं कैलकुलेशन करूंगा, मेरे पास खुद बहुत करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। फॉर 1 मोल दो बातों को मैं डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूंगा। देखिएगा जरा, एक है काइनेटिक एनर्जी फॉर मोल, 1 मोल 2 मोल 3 मोल एंड सो ऑन। और फिर मैं बात करूंगा काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी फॉर मोल, इसके लिए मेरे पास जो है फॉर्मूला वो है काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 3/2 nRT। ये फार्मूला, यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला। अब ये डिराइव कैसे हुआ, ये तो एंटी टेस्टर है, ये तो FSC है ना। मैंने तो यहां पे साफ ज़रा डिस्कशन में डायरेक्ट यहीं से आगाज करना है। अच्छा, अब ना ये मोल के लिए है, मॉलिक्यूल के लिए नहीं है। बड़ी बारीक बात है, मॉलिक्यूल के लिए नहीं, मोल के लिए। अगर आपके पास फॉर 1 मोल अगर आप 1 मोल है n इज इक्वल टू 1, तो फिर ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 3/2 RT।
मैंने n की जगह पे 1 पुट, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 1.5 RT। ये एक दफा क्वेश्चन आया तो हम तो 3/2 कहते हैं ना, तो वो वहां पे आ गया 1.5 RT। तो बच्चे कहते सर वो तो हमें बताया ही नहीं गया था, तो खुद आपको करना पड़ेगा। 3/2 से 1.5, 3 को और 2 पे डिवाइड कर दो, 1.5 आ जाएगा। स्टूडेंट इसी तरह जैसे मैंने इसको सॉल्व किया ना, अगर मैं कहूं कि फॉर 2 मोल, तो n इक्वल टू 2, यहां 2 पुट करें, 3 2 आर 6, तो अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 6/2। यहां पे 2 आएगा ना, 2 3 2 आर 6, 6/2, और 6/2 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3RT, या ये 2 2 से कैंसिल होगा, 3RT आ गया। इस तरह फॉर 3 मोल, फॉर 4 मोल, जितने भी है आप n की वैल्यूज पुट करे जाए, आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। ये है तब जब मोल की बात हो। अब नेक्स्ट बढ़ो, फॉर मैं इसको चेंज करता हूं, अब फॉर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल। अब इसमें हम क्या करें, मोल से मॉलिक्यूल पे आ गए। अब आपने लिखना है काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 3/2 R/NA-T। अच्छा, मैंने कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं की, मैंने 3/2 ही लिखा, मैंने RT को RT ही लिखा। हां, मैंने n की जगह पे 1/NA ले आया। याद रखना n इज इक्वल टू 1/NA, ये बराबर होता है n इज इक्वल टू 1/NA। ये बात ज़हन में रखनी है। इसको खुद आप खुद बैठ के इसको देखो कि मैं इसको कैसे इक्वलाइज कर रहा हूं। अच्छा, खुद करना है काम ये। अब अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि ये वाले जो दोनों है ना, R/NA, इसे हम कहते हैं के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये आपके पास बना K/E दैट इज इक्वल टू 3/2 KT, और 3/2 KT भी कह लो, या 1.5 KT आ गया। तो ये अब जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसी के लिहाज से आप इसको डील करते जाएंगे। दोनों में आपने डिफरेंस देखना है। लेकिन फिलहाल अगर आप, हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉर 1 मोल, तो हमारा पास ये आंसर आएगा 3/2 RT या 1.5 RT, ये हमारा आंसर आएगा। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन आफ्टर करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, काइनेटिक एनर्जी यानी E दैट इज इक्वल टू 3/2 RT। 8 grams each of oxygen and hydrogen at 27 degrees centigrade will have the total kinetic energy in the ratio of, ये बातों को समझना है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दोनों का 8 grams each, और हमने क्या करना है, हमने इनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशो लेनी है। रेशो देखो, अब आप कहेंगे, मैं आपसे कहता हूं कि बेटा जी मुझे बताएं इसमें से क्या मैं इस इक्वेशन का यूज करूं या इस इक्वेशन का यूज करूं। जब मैं कहता हूं 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मैं 8 ग्राम ले रहा हूं ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। जब ग्राम आता है तो उसको आप मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, ये मोल्स में। इसका मतलब है हमने दोनों में से कौन सी इक्वेशन लेनी, काइनेटिक एनर्जी वाली, मोल वाली। यानी मुझे यहां जो इक्वेशन दरकार है जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा वो है काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 3/2 RT, nRT। अब रेशो लेनी है, अब यूं कर लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी 3/2 N ऑक्सीजन RT और 3/2 N हाइड्रोजन RT। अब दोनों केसेस में 3/2 सेम कैंसिल आउट, R सेम कैंसिल आउट, टेम्परेचर दोनों जगहों पे सेम है, वो भी कैंसिल हो गया। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने। मोल्स नहीं है, मैस है, तो 8/32। क्यों जी, 8 दैट इज द mass of oxygen, 32 is the molar mass. Similarly 8/2, 2 is the molar mass of hydrogen. अब इसमें देखें 8 1s are 8, 8 4s are 32, 2 1s are 2, 2 4s are 8, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास 1/16 बचेगा। तो 1/16 is your answer. So for this question, beta is your correct option, that is 1/16. At what temperature will be the total kinetic energy of 0.3 moles of helium
will be same as that of kinetic energy of 0.4 mole of argon at 400 Kelvin. खूबसूरत बात है, खूबसूरत। किस टेम्परेचर पर 3 मोल हीलियम की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, बराबर इक्वल, और 4 मोल आर्गन की जो कि 400 केल्विन। दोबारा काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है और मोल का जिक्र हो रहा है। यानी मैं दोबारा फोकस करूंगा काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 3/2 nRT, इसकी मैं बात करूं। अब मैं फर्ज करते पहले मेरे पास है हीलियम और फिर मेरे पास है आर्गन, ये दो हैं हीलियम और आर्गन। इसको मैं गैस 1 कहता हूं, इसको मैं गैस 2 कहता हूं। तो मैं वाला क्या लिखूंगा, दोनों का वो कहते हैं किस टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो मैं लिखूंगा हीलियम के लिए 3/2 N1 RT1, T1 हमें चाहिए, और दैट शुड बी इक्वल टू 3/2 N2 RT2। ये यानी किस टेम्परेचर पर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, इक्वल होगी। अब इसमें देखिए 3/2 R से R कैंसल, इधर मेरे पास पड़ा N1 T1 दैट्स इक्वल टू N2 T2। अब आप क्या जानना चाहते हैं, मैं T1 जानना चाहता हूं, यानी किस टेम्परेचर पर हीलियम। तो अगर मैंने T1 देना है तो मुझे चाहिए N2 into T2 over N1। N2 I mean number moles of argon, that is 0.4 and the T2 temperature of that is 400 Kelvin, ये Kelvin में मुझे चाहिए, over, और N1 that is number of moles of helium that is 0.3। अब इसको ना आप सॉल्व करेंगे, आप इसको कट कर लें, ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, ठीक है। अब 3 से इसको कट कर लें, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये 10 हो गया, 3 3 ज़ा 9, ये 10 हो गया, 3 3 ज़ा 9, और 0.4 ले लें। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी आपके पास जो आंसर आएगा ना वो दैट विल बी 533। ये खुद कर लेना ना 533, तो 533 केल्विन इज द आंसर, ये आपके पास आ जाए। स्टूडेंट फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डेल्टा 533 केल्विन। The ratio between the root mean square speed of velocity Kelvin speed Kelvin of hydrogen at 50 Kelvin and that of oxygen at 800 Kelvin is। अब यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में मैं आपको उलझाता जा रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो आम रूटीन से हटके, हमारा यहाँ पे ताल्लुक क्या है, हमारा आ रहा है जी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू, मैं आपको बता के हूँ, अंडर रूट 3RT over M। ये आ गया। अब हमने रेशो लेनी, जब भी रेशो आती है इनमें आप बटे में चीज लेते हैं, तो रेशो किस किस के दरमियान, हाइड्रोजन के दरमियान, ऑक्सीजन के दरमियान। आप यूं ले लो ना, और मैं रेशो लेता हूं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन ओवर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे इसमें दो चीजें चाहिए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये अंडर रूट 3R, अब T चाहिए, दो चीजें T और M चाहिए। ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर क्या कह रहा है, वो कहते हैं 800 केल्विन, तो ऊपर टेम्परेचर आ गया 800 केल्विन, और व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 आ गया। और अब हाइड्रोजन पे आ जाओ, अंडर रूट अब आपका 3R तो ठीक हो गया ना। T यहाँ पे क्या आ रहा है, टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन क्या है 50 ओवर, ये आपके पास कितना आ गया 2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2। अब आप इसको कट करें, 3R कैंसल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 32 1 ज़ा 2, ये भी 25 का स्क्वायर 5, 25 का स्क्वायर अंडर रूट जो अंडर रूट 25 का अंडर रूट 25 स्क्वायर अंडर रूट, ये कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 है। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज 4D1। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर डू नॉट सेटल डाउन ड्यू टू, एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स, बहुत सारी चीजें एयर में मौजूद है। तो वो कहते हैं एयर डू नॉट सेटल डाउन, नीचे नहीं बैठती, बचा डिफरेंट मोलर में ऐसे नो नॉन पोलर नेचर ऑफ गैसेस, इसका तल्लुक ही नहीं सेटल डाउन होने से। प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर नो नेवर। इलास्टिक कोलिजन यस,
इलास्टिक कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को कोलाइड करते हैं और उस कोलिजन की वजह से एयर नेवर सेटल डाउन. सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डी, डेल्टा. Reasons why real gas deviate from ideal behavior include that the molecules in a real gas, ideal behavior, उससे deviate क्यों करती है? Option A, have different speed, beta, have definite size, Charlie, are subjected to intermolecular force. अब इनमें कौन सी बात है? बात तो बहुत आसान है कि रियल गैस, आप ये नंबर 1 तो ठीक नहीं है. ये नहीं कि इसके मॉलिक्यूल की स्पीड डिफरेंट होती है, नहीं, ऐसा नहीं. हैव डेफिनेट साइज. मैंने अभी आपसे कहा कि जब हम केएमटी की पास्चुलेट पढ़ते हैं तो वो क्लियर में कहती है, पास्चुलेट कहती है अ गैस आइडियल गैस के बारे में, अ गैस मॉलिक्यूल हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम. अगर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं होगा वो आइडियल गैस है. इफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैज द डेफिनेट वॉल्यूम देन दैट इज द रियल गैस. और अगली बात मैंने कहा था कि KMT कहती है there is no force of attraction between gas molecule. That is correct about ideal gases. But in case of real gases, there is attractive forces between the molecules. इसका मतलब है नंबर 2 और नंबर 3 ये वो 2 पॉइंट्स हैं जो आइडियल गैसेज जो हैं वो जो रियल गैसेज जो हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती है, उसकी रीजन बनती है. सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली 2 and 3 only. Negative deviation from ideal behavior is due to the fact that, मुझे ऑप्शन से गर्ज नहीं है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ. MCQ एक है लेकिन मैं इसके अंदर आपको 8 से 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ. समझने की कोशिश करना, पिक करना. स्टूडेंट, हम ना एक टर्म पढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, हम इसे कंप्रेशन फैक्टर भी कहते हैं. हम Z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. अब Z है क्या, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या? हम देख रहे हैं ना, PV दैट इज इक्वल टू NRT. ये आ गया, PV दैट इज इक्वल टू NRT, जनरल गैस इक्वेशन. अगर मैं तमाम फैक्टर इधर ले आऊं तो इसके इक्वल 1 आ जाएगा. तो मेरे पास ये आ जाएगा PV ओवर NRT. ये जो रेशियो आई है ना, इसको हम कहते हैं Z, इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. अब ना इसी की बेस पे ना मैं एक ग्राफ बनाता हूं और ग्राफ के मुख्तलिफ हिस्से हम डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट, मेरे पास ना ये एक ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ स्टूडेंट्स. ये ग्राफ, इस ग्राफ में ना मैं इधर लेता हूं प्रेशर. सपोज मैं ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्राफ ले रहा हूं. ये प्रेशर यहां पे 50, 100, 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन. प्रेशर सपोज आप एटमॉस्फेयर में लेते हैं और इधर आप क्या ले रहे हैं, इधर हम ले रहे हैं ये वाला Z ले रहे हैं. Z यहां पे Z है 0.5, यहां पे Z है 1.0, यहां पे Z है 1.5, यहां पे Z है 2.0 एंड सो ऑन. अब पहले मैं काम करता हूं, मैं ना आइडियल गैस की बात करता हूं. अगर आइडियल गैसेस पर मैं ये ग्राफ प्लॉट करूं फॉर आइडियल गैस, तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये वाली, ये है फॉर आइडियल गैस. ये है Z दैट इज इक्वल टू 1, PV ओवर NRT दैट इज इक्वल टू 1. Z कह लो, PV ओवर NRT कह लो, दैट इज इक्वल टू 1. दिस इज फॉर केस ऑफ आइडियल गैस. लेकिन अगर आप हीलियम के लिए बात करो, ये आपके पास आएगा हीलियम के लिए, ये ऊपर. आप हाइड्रोजन के लिए भी इधर आएगा, नाइट्रोजन के लिए लो तो ये आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लो तो ये आएगा. ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हीलियम है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है. अब जरा सुनना, मैं ना 3 मुख्तलिफ चीजों को डिस्कस करूंगा, बहुत सारी चीजें यहां इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा. सुनना, अब जब आप यहां से नीचे आते हैं ना, यानी ये वाली लाइन जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इससे नीचे आएंगे, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन. और स्टूडेंट, अगर आप इससे ऊपर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन.
अच्छा, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन में ये होता है कि ये जो z है इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाती है। यानी मैं कहूंगा PV ओवर nRT इस केस में दैट इज लेस देन 1 से कम होगी। और इस केस में PV ओवर nRT, PV ओवर nRT मीन z दैट इज ग्रेटर देन 1 से ऊपर आ गई। एक ये चीज आ गई। दूसरी बात, ये है आइडियल गैस का केस, ये है रियल गैस, नॉन आइडियल, ये है रियल गैस, नॉन आइडियल गैस। इसके से अब सवाल यह पैदा हुआ कि ये नीचे क्यों आया और फिर नीचे से ऊपर क्यों गया? बहुत खूबसूरत बात है, नीचे क्यों आया और फिर नीचे से ऊपर क्यों गया? अच्छा, आपने ये पढ़ा है ना कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। स्टूडेंट बात को समझना, छोटी छोटी चीजों से मैं आप जितना कुछ मुझे आता है वो मैं आप तक कन्वे करना हूं, जिस अंदाज से आता है मुझे। अब ये बॉल्स लॉ है, मैं क्या कहता हूं इसके बारे में, अक्सर मैं बोल रहा होता हूं, जितने गुना प्रेशर बढ़ाओ उतने गुना वॉल्यूम कम होगा। जितने गुना, अगर आप 4 टाइम प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम 4 टाइम कम होगा। अगर 4 टाइम बढ़ाने से 4 टाइम कम हो तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आती है, आपके पास Z1 होता है, दैट इज इन केस ऑफ आइडियल गैस। लेकिन अगर आप प्रेशर 4 टाइम बढ़ाएं वॉल्यूम 6 टाइम कम हो तो फिर आप नीचे आएंगे। इसका मतलब है फिर आप आइडियल गैस को फॉलो नहीं कर रहे, फिर आपके Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी, आप नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, दैट इज इन केस ऑफ रियल गैस। ऐसा क्यों होता है? मैंने प्रेशर 4 टाइम बढ़ाया, वॉल्यूम 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम कम हुआ, वॉल्यूम प्रेशर की निस्बत ज्यादा कम हुआ। वजह यह हुई कि जब आपने प्रेशर बढ़ाया ना, प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से गैस मॉलिक्यूल करीब आ गए, करीब। इट्स ओके। जब मॉलिक्यूल्स करीब आने की वजह से उनमें अट्रैक्शन डेवलप हो गई, रियल गैस है ना, और अट्रैक्शन की वजह से वो मजीद करीब हो गए। अब दो मौकों पे करीब हो रहे, एक ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर 4 टाइम बढ़ाया, वॉल्यूम 4 टाइम कम हो गया, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स करीब आए अट्रैक्शन की वजह से वो और कम हुआ। आपने तो 4 टाइम बढ़ाया था, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से वो मजीद कम हो गया। कम होने की वजह से ये लाइन की तरह की नीचे आ गई, और फिर क्या है, मॉलिक्यूल करीब होते जा रहे हैं, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, दिस इज इन द केस ऑफ रियल गैसेस। अब आप प्रेशर 4 टाइम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम यहां पर 4 टाइम बढ़ता है। अब प्रेशर 4 टाइम बढ़ाते हैं, अब वॉल्यूम 4 टाइम नहीं बढ़ रहा, उससे कम बढ़ रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये ऊपर चलती जाएगी। मतलब जब नेगेटिव डेविएशन होती है ना, जब Z की वैल्यू लेस देन 1 आती है, दैट इज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और इधर में क्या कहूंगा, जब ऊपर गई देयर इज रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें देयर इज नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। आइडियल गैस है ना, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। एक और चीज, आप ना आइडियल गैस को कैन नॉट बी लिक्विफाई, आप बे अट्रैक्शन ही नहीं, लिक्विफाई कैसे होगी? हाँ, नेगेटिव डेविएशन में कैन बी लिक्विफाइड, आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इधर मैं कहूंगा कैन नॉट बी लिक्विफाइड, आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिपल्शन है ना, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आखिरी एक बात फिर मैं खत्म करता हूं गुफ्तगू को। जब आप ये Z1 आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, इसमें वॉल्यूम 1 मोल का STP पर 22.414 होता है, इस पे एग्जैक्ट 22.414, जिसे आप DMQ, जिसे आप कहते हैं VM, मोलर वॉल्यूम। लेकिन इसके केस में वॉल्यूम कम हो गया, यानी इसके केस में जो मोलर वॉल्यूम ने VM, दैट इज लेस देन 22.414 DM³। और इसके केस में क्या कहोगे, यहां पे मोर देन 22.414 DM³। अब मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी। जो गैस इस स्ट्रेट लाइन के करीब वैल्यू देगी वो आइडियल बिहेवियर ज्यादा शो करती, और जो इससे दूर जाती जाएगी वो ज्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती। स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे,
नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, अगर ऑप्शन सी देखेंगे ना, देयर एग्जिस्ट मोलेकुलर इंटरेक्शन एंड हियर द पीवी ओवर एनआरटी, आई मीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस देन 1। यही बात मैंने आपको यहां पे समझाई। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, दैट इज पीवी ओवर एनआरटी, for 1 mole of a real gas is greater than unity at a pressure 1 atmosphere and 273.15 K. The molar volume of the gas at STP will be, स्टूडेंट जरा बात को सुनना, ये इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन है। क्या बोला? आपके पास Z जो है वो 1 फॉर 1 मोल, वो 1, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वो 1 से ज्यादा है, यानी आप पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि बताइए इस पे मोलर वॉल्यूम कितना होगा, यानी वो इसका तो है ना 22.414, तो पॉजिटिव डेविएशन जब Z1 से ज्यादा होगा तो अब बताएं मोलर वॉल्यूम, तो हम कहेंगे दैट इज ग्रेटर देन मोर देन 22.414 DMQ। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज ग्रेटर देन 22.4 DMQ, आई मीन बीटा। When the sample of a gas is compressed at constant temperature from 15 atmosphere to 60 atmosphere, its volume changes from 76 centimeter cube to 20.5 centimeter cube. Then, option A, the gas behave ideally. Beta, the volume of the gas increases. Charlie, the gas behaves non-ideal. Delta, gas is absorbed on the basal walls. अब इनको जरा देखना स्टूडेंट, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा, बॉयल्स लॉ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बात को सुनना, मैं क्या कहता हूं, बॉयल्स लॉ इट इज एप्लीकेबल ऑन द आइडियल गैसेस ओनली। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है, मैं बार बार बोलता हूं, जितने गुना प्रेशर बढ़ाओ उतने गुना वॉल्यूम कम होना चाहिए। अब यहां पे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रेशर आपने 15 एटमॉस्फेयर से 60 एटमॉस्फेयर कर दिया। अच्छा, कितना बढ़ाया है? 60 डिवाइडेड बाय 15, 60 डिवाइडेड बाय 15 आपने 4 टाइम बढ़ाया है, यानी मैंने 4 टाइम्स प्रेशर बढ़ाया है। अब अगर वॉल्यूम भी 4 टाइम डिक्रीज करे तो दिस इज इन द केस ऑफ आइडियल गैस, और अगर वॉल्यूम 4 टाइम से कम या ज्यादा डिक्रीज करे इसका मतलब है दिस इज नॉट द आइडियल गैस, ये नॉन आइडियल गैस होगी। अब वॉल्यूम पे आ गए, वॉल्यूम जो है ना आपका, वो वॉल्यूम जो है वो 76 सेंटीमीटर क्यूब से कम होकर ये 20.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, 20.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आपने 76 को 20.5 पे करेंगे ना, ये 3.7 के करीब आता है। इसका मतलब है आपने प्रेशर 4 टाइम्स बढ़ाया लेकिन वॉल्यूम 3.7 टाइम्स कम हुआ, उतने गुना कम नहीं हुआ। इसका मतलब है दिस इज नॉट द आइडियल गैस। ये कौन सी है? ये नॉन आइडियल गैस है। गैस इस केस में नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज चार्ली, द गैस बिहेव्स नॉन आइडियली। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर? आपके पास ना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, समझोगे, डेविएशन फ्रॉम किस से बोला? आइडियल बिहेवियर से। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ये हमारा क्वेश्चन है। 4 गैसेस हैं, एक आपके पास है अमोनिया NH3, अमोनिया के बाद आपके पास स्टूडेंट है HCl के बाद आपके पास ऑक्सीजन है, और फिर लास्ट पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहता है बताएं इनमें से कौन सी गैस आइडियल बिहेवियर से ज्यादा डेविएट कर रही है? स्टूडेंट, बहुत सारे फैक्टर हैं इस चीज को जानने के, मैं आपको फैक्टर बता देता हूं। एक फैक्टर है TC, क्रिटिकल टेम्परेचर, एक फैक्टर है A, एक फैक्टर है B। ये A और B क्या है? दीज आर वंडर वाल कांस्टेंट। ये वो फैक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि गैस जो है क्या, वो जितना TC, A और B, क्रिटिकल टेम्परेचर, वंडर वाल कांस्टेंट A और B, जितनी इनकी वैल्यू कम होगी उतना गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी, और जितनी इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना गैस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। मेरे पास पैरामीटर और है, मैं जैसे जानता हूं, मैं ना बॉइलिंग पॉइंट की मदद से आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर चेक करता हूं। क्या मतलब? जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, ये आई एम सॉरी दिस इज CO2, जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा
इसका मतलब है वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ज्यादा आइडियल बिहेवियर। अच्छा, क्या मतलब इसका? देखो, अगर गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ए की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर ए की ज्यादा होगी तो वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। अट्रैक्शन ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो ए की वैल्यू ज्यादा, ए की वैल्यू ज्यादा तो इसका मतलब है दैट शोज द नॉन आइडियल बिहेवियर। तो अब आप इन सब का बॉइलिंग पॉइंट कम से कम आपको आना चाहिए ना। अगर बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है ना वो इसका है -34 डिग्री सेंटीग्रेड। HCl का तो बहुत ही कम है ना, -85 है, और ऑक्सीजन -118 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपके पास है -78 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने इनको इन गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट लिखे। अब इनमें सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? वो अमोनिया का है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। इट मींस उसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, ए की वैल्यू ज्यादा है, और ज्यादा ए का मतलब है वो नॉन आइडियल बिहेवियर। तो इसमें सबसे ज्यादा जो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आ रही है ना वो अमोनिया की। और अगर मैं कहूं सबसे कम कौन शो कर रहा है तो वो यानी आइडियलिटी कौन शो कर रहा है तो वो ऑक्सीजन है। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज ए, अमोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन आइडियल बिहेवियर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दोबारा वही गैसेस हमारे पास क्या हैं? गैसेस हमारे पास स्टूडेंट अब के केस में गैसेस हमारे पास है हीलियम, हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन के बारे में आप जानते ही हैं। फिर है नाइट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड। मैं दोबारा कहूंगा, आप ना क्रिटिकल टेम्परेचर ए और बी, इन तीनों में से कोई, ये और भी कई फैक्टर हैं, तो ये हैं जो आसानी से समझ आते हैं। फिर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं। अगर आप इन सब में देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा जो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं सबसे ज्यादा वो हीलियम है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पता चल रहा है? मुझे इनके बॉइलिंग पॉइंट से पता चल रहा है, मुझे इनके क्रिटिकल ए और बी की वैल्यू से पता चल रहा है। तो ए और बी की वैल्यू मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर ए और बी ये, और मैं क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, जितना ये समाल होंगी, छोटी वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे उतना ये आइडियल बिहेवियर शो करती, आइडियल। और जितनी इनकी वैल्यू बड़ी होगी, और अगर ए 0 हो, बी 0 हो, तो दैट इज अ प्योर केस ऑफ आइडियल गैसेस। अब आप इनको देखेंगे तो मेरे पास ऑर्डर ये बनता है। अगर आप इस ऑर्डर को देखेंगे फॉर दिस क्वेश्चन आवर करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, हीलियम ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड। Which of the following method is used for the liquefaction of gases which is based on Joule-Thomson effect? जरा सुनना, मेरे पास आ गए liquefaction of gases को लिक्विड में कन्वर्ट करना, liquefaction of gases। अच्छा, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, इसके मुख्तलिफ जो है ना वो मेथड्स हैं। एक फेराडेज मेथड है, फेराडेज हर एक के बारे में एक एक लाइन है, आपने वो लाइन याद करनी, FARADAY, फेराडेज मेथड। ये क्या है? ये जो मेथड है ना, इसमें हम सिंपली गैसेस को कूल करते हैं। गैसेस को कूल करेंगे, अगर उनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के आसपास होगा तो फेराडेज मेथड से आप उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात मैंने दो बातें की। हम सिंपल कूलिंग करते हैं गैस को, सिंपल कूलिंग बाय यूजिंग फ्रीजिंग मिक्सचर। अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर 25 के प्लस माइनस में होगा तो आप फेराडेज मेथड से उसको आप ना लिक्विफाई कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास CLAUDE, क्लार्ड्स मेथड। क्लार्ड्स मेथड इसमें हम ना गैस से फिजिकल वर्क करवाते हैं, मैकेनिकल वर्क करवाते हैं गैस से। मैकेनिकल वर्क गैस करती है एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स एनर्जी, एट द कॉस्ट ऑफ इट्स एनर्जी, जिसकी वजह से गैस के अंदर से एनर्जी यूटिलाइज होती है। यूं गैस की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, एक वक्त आता है कि उसका टेम्परेचर इतना कम होता है कि वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे आ जाती है और यूं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी क्लार्ड्स मेथड से आप उन गैसेस को भी लिक्विफाई कर सकते हैं जिनको आप फेराडेज या जॉल थॉमसन इफेक्ट से नहीं कर सकते। थर्ड वन दैट इज द जाउल
जोल कहते हैं बात लोग, थॉमसन्स इफेक्ट। ये जोल थॉमसन इफेक्ट जो है ना, ये इसके जरिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम गैस का टेम्परेचर लो करते हैं, गैस का टेम्परेचर। और वो कैसे, वो एक सेंटेंस है कि व्हेन द हाईली कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड क्विकली सडनली इट गेट्स कूल्ड। जब आप बहुत ज्यादा कंप्रेस की गैस को अचानक एक्सपैंड करने देते हैं, नॉर्मल प्रेशर पे ले जाते हैं, तो वो ठंडी हो जाती है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर आप बार बार यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, एक वक्त आता है उस गैस का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो लिक्विफाई हो जाती है। लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स हैं। कुछ गैसेज हैं जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, उनको आप जॉल थॉमसन इफेक्ट उससे लिक्विफाई नहीं कर सकते। अब जॉल थॉमसन इफेक्ट ये प्रिंसिपल इस्तेमाल करके हम लिंड्स मेथड के जरिए, मेथड लिंड्स है और ये प्रिंसिपल है, तो लिंड्स मेथड इज बेस्ड ऑन जॉल थॉमसन इफेक्ट। सो स्टूडेंट, so for this question our correct option is Lind's method. Joule-Thomson effect is used to dash the temperature of the gas in order to liquefy it. Very simple. Joule-Thomson के जरिए हम टेम्परेचर को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, लो करते हैं। So for this question is very simple answer, delta lower. Which pair of gases can't be liquefied by the Lind's method? अब Lind's method किस उसके जरिए आप इनमें से कौन सा प्योर ऑफ गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते? मैं आंसर वेरी सिंपल, दैट इज द हाइड्रोजन और हीलियम। वाई वेरी सिंपल, हाइड्रोजन और हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है। सबसे लोएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो हीलियम का है, एब्सोल्यूट जीरो के बहुत करीब है, -268 होता है। हाइड्रोजन का -240 के करीब होता है। अब ये दो गैसेज जो है इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है। लिंड्स मेथड के जरिए आप इतनी ज्यादा कूलिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लिहाजा आप तमाम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं सवाए हाइड्रोजन और हीलियम के। इनको लिक्विफाई करना है तो यू हैव टू यूज द क्लॉड्स मेथड। लिहाजा फॉर दिस क्वेश्चन आवर ऑप्शन इज बीटा, हाइड्रोजन एंड हीलियम। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये आपके पास ना वंडरवाल इक्वेशन पे आ गए। ऑप्शन ए वी फ्री दैट इज इक्वल टू वी वेसल माइनस बी, और फिर पी ऑब्जर्व ए, ये आपके पास सी, और फिर डी आ गया। मैं छोटी सी बात आपके साथ करना चाहता हूं, जरा देखिएगा स्टूडेंट। हम ना जब पढ़ते हैं ना, व्हेन द वॉल्स इक्वेशन, इसमें मैं तो ये कहता हूं ना पी वी दैट इज इक्वल टू एन आर टी, जनरल गैस इक्वेशन। पी आई वी फ्री दैट इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस। उसके लिए रियल गैसेस को ओबे नहीं करती। पी आई फॉर आइडियल, पी आई आइडियल गैस, आइडियल गैस का प्रेशर, ये कब? व्हेन देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। वी फ्री का मतलब है the molecule of a gas has no definite volume. The volume of gas is actually the volume of free space. That is why I put the word free, V free. That is called to an. अब वंडरवाल ने इन दोनों फैक्टर की करेक्शन की, उसने प्रेशर करेक्शन की, उसने वॉल्यूम करेक्शन की, और उसने अब जब उसने ना प्रेशर करेक्शन की, प्रेशर, तो वो हमारे पास क्या लाया? वो लाया जी इसको P observed OBS ऑब्जर्व, जो प्रैक्टिकली हम मालूम करते हैं, प्लस AN स्केयर आप ले लें, AN स्केयर मैं अगर 1 मोल लेता हूं तो मैं n को काट ओवर V स्केयर, और फ्री V फ्री क्या लिया? V फ्री उसने लिया V माइनस NB। तो लेकिन चूंकि मैं n नहीं यूज कर रहा, मैं 1 मोल के लिए बात कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू RT। मैं n के 1 मोल के लिए बात कर रहा हूं। अब ये ठीक हो गया, और फिर हम क्या कहते हैं, ये V फ्री किसके बराबर है? V फ्री दैट इज इक्वल टू V माइनस बी, V वेसल माइनस बी, इट्स ओके। और दूसरी बात, हमारे पास ये PI किसके बराबर है? स्टूडेंट PI जो है वो P ऑब्जर्व पर इंटू P डैश आना चाहिए, यानी PI जो है PI दैट इज इक्वल टू P ऑब्जर्व, उससे माइनस आप चले P, इसको P डैश कर ले, ये आपके पास आ गया। और एक और भी, और P दैट इज इक्वल टू P प्लस ये एक और जी, P दैट इज इक्वल टू
ए ओवर वी स्केयर, ये वाला जो है। अब ना मैं बार बार कह रहा हूं, ये तो पी ऑब्जर्व्ड आ गया ना, पी ऑब्जर्व्ड, तो पी डैश फिर किसके बराबर होता है, ए ओवर वी स्केयर, ए ओवर वी स्केयर उसके बराबर होता है। अब यहां पे वी स्केयर आना चाहिए। अगर आप स्टेटमेंट को देखोगे ना तो डी में पी इज इक्वल टू ए ओवर वी लिखा हुआ है, हालांकि हियर शुड बी ए ओवर वी स्केयर। इन द इक्वेशन पी प्लस एन, एन स्केयर है यानी ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर, वी माइनस एन बी, लेट्स कॉल टू एन आर टी। हियर बी रिप्रेजेंट्स द, बी क्या है, इट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, it is excluded pressure, it is actual volume, it is excluded volume per mole। अब एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, सी नेगेट करें, एक्सक्लूडेड प्रेशर तो है ही नहीं ना, इसको नेगेट करें। हाँ, ए और डी में कंपटीशन है, अगर डी ना होता फिर ए ठीक था, लेकिन डी ने आके बात को मजीद क्लियर कर दिया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल। ये जो बी होता है ना, इसे हम इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इनफेक्टिव वॉल्यूम, इसके कई नाम हैं। इट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस। तो फॉर दिस क्वेश्चन आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। अ गैस ओबेइंग वैन डर वाल इक्वेशन विल रिजेंबल आइडियल गैस इफ। अब देखिएगा, ये है वैन डर वाल इक्वेशन, ये वैन डर वाल इक्वेशन अगर ये आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ आएगी तो इसमें क्या होना चाहिए, वेरी सिंपल। आपने एक काम करें, आप ए को जीरो कर दें। अब आप इसमें देखना स्टूडेंट, जरा गौर करना, मैं ये क्या है वैन डर वाल इक्वेशन, ये क्या है आइडियल इक्वेशन, मैं इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं। ए को मैं जीरो ले लेता हूं और बी को मैं जीरो ले लेता हूं। अगर मैं ए को जीरो लूंगा तो ये तो पूरे का पूरा फैक्टर सिर्फ और सिर्फ पी बच जाएगा। बी को मैं जीरो लूंगा तो वी माइनस जीरो, दैट इज सिर्फ वी बच जाएगा। इसका मतलब है ए और बी जीरो लेने से मेरे पास ये आइडियल गैस। कहना मैं क्या चाहता हूं, अगर ए की वैल्यू जीरो होगी, बी की वैल्यू जीरो होगी, दैट इज इन केस ऑफ आइडियल गैस। और अगर आइडियल गैस कह लो या आइडियल गैस बिहेवियर कह लो, अगर ए की वैल्यू जीरो, ए और बी की वैल्यू जीरो से बढ़ती जाएगी तो फिर दैट इज इन केस ऑफ नॉन आइडियल बिहेवियर। सो फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के लिए योर करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, बोथ ए एंड बी यानी वैन डर वाल कांस्टेंट आर स्मॉल। Chlorine is more easily liquefied than ethane because A and B van der Waals constant for gases। एक बात को जरा समझना, बहुत अहम नुक्ता, कंफ्यूजिंग नुक्ता, जरा समझना स्टूडेंट, गौर करना। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहता हूं कि ease of liquefaction, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन, कौन आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, कौन सी गैस आसानी से, दैट इज प्रोपोर्शनल ए ओवर बी। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, ये जो मैंने बात लिखी ना, ये कई जो कंसेप्चुअल स्टूडेंट हैं उनके सर पे एक डंडा लग गया। अब बच्चों ने भला ज़हन में क्या रखा होता है कि ए और बी जितनी जीरो के करीब होगी, ए और बी दोनों, उतना वो गैस आइडियल होती, और आइडियल गैस को लिक्विफाई करना वो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहां पे और बात आ गई, ये आइडियलिटी नहीं है, ये लिक्विफैक्शन है। ये चीज ज़हन में बिठा लो ना, अगर ए ज्यादा होगा और बी कम होगा तो लिक्विफाई करना आसान है। अब आप क्लोरीन को देखो, क्लोरीन, मैं दो गैसेस की बात कर रहा हूं, मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूं और मैं इथेन की C2H4 की बात कर रहा हूं, C2H6 की बात कर रहा हूं, इथेन और क्लोरीन की बात कर रहा हूं। अब इन दोनों में देखोगे ना तो क्लोरीन की ए की वैल्यू इससे ज्यादा है, ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ ए ऑफ इथेन, यानी क्लोरीन की ए की वैल्यू ज्यादा है। और दूसरी बात, क्लोरीन की जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू दैट इज लेस देन बी वैल्यू ऑफ इथेन। आप ना इसको गूगल आउट कर लेना, हमारी बुक में सिर्फ क्लोरीन की ए और बी की वैल्यू दी गई, इथेन की नहीं दी गई। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि क्लोरीन को इथेन से लिक्विफाई करना आसान है, तो हम कहते हैं फिर तब ही आसान हो सकता है अगर क्लोरीन की ए की वैल्यू इथेन से ज्यादा हो और बी की वैल्यू कम हो। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन यानी ए वैल्यू ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन ए वैल्यू ऑफ इथेन, बीटा की बात कर रहा हूं, बट बी वैल्यू ऑफ क्लोरीन इज लेस देन बी वैल्यू ऑफ इथेन, तो बीटा इज योर करेक्ट ऑप्शन। A gaseous mixture contain 9.6% ammonia,
22.6% nitrogen and 67.8% hydrogen. If the total pressure is 50 atmosphere, then partial pressure, where मैं आपको एक ना शॉर्टकट बताता हूँ, इसमें शॉर्टकट हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन कितने परसेंट है? हाइड्रोजन है 67.8%, 67.8%। जब भी परसेंट आता है उसमें डिवाइडेड बाय 100, और टोटल कितना है? टोटल प्रेशर है 50। तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन, और इसी में से ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। A perfect gas at 27 degrees centigrade is heated at constant pressure till its volume is double the new temperature will be। अब ना बच्चा इसको पता नहीं ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आना, वेरी सिंपल तो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? दिस क्वेश्चन इज अबाउट द CHARLES, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, बट दिस टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। अब वो क्या कहता है कि एक परफेक्ट गैस है, परफेक्ट मीन जब भी परफेक्ट गैस हो ना स्टूडेंट, परफेक्ट गैस से मुराद होता है आइडियल गैस, आइडियल गैस। और ये जो गैस लॉज है ना, ये फुल्ली आइडियल गैस इनको फुल्ली ओबे करती है। तो एक परफेक्ट गैस आपके पास है, उसको आपने हीट किया 27 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, सावधानी इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आपने 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हीट किया कि इसका वॉल्यूम डबल हो गया। अब सावधान है, अगर वॉल्यूम डबल हुआ है तो इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर जिसका डबल हुआ है वो 27 इस पे अगर 27 अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम x है, तो बताएं वो कौन सा टेम्परेचर है जिसका वॉल्यूम जिस पर इसका वॉल्यूम 2x हो गया। तो सावधान है, अगर वॉल्यूम डबल हुआ तो वो इससे डबल टेम्परेचर पर हुआ। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, अगर अब जो नुक्ता है ना, जो इसमें बच्चों को अब डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, बच्चा ना समझता है जी 27 का डबल ले लें वो 54 हो जाएगा, तो वो 54 डिग्री सेंटीग्रेड। नो, यू हैव टू कैलकुलेट दिस इन केल्विन। 27 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले इसका केल्विन बना लो। जब आप केल्विन बनाएंगे ना, केल्विन, तो 27 इसमें 273 ऐड कर लो, तो ये आपके पास 300 आ गया। तो इसका मतलब है पहले इसका टेम्परेचर 300 है, और अगर वॉल्यूम डबल हुआ तो ये हो गया 600 केल्विन। 600, तो केल्विन में टेम्परेचर डबल हुआ। अब 600 केल्विन, आप 600 में से 273 आप उसको डिग्री सेंटीग्रेड में लाना चाहते हैं ना, जब आप लाएंगे तो द आंसर विल बी 327 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अगर आप टेम्परेचर केल्विन में बात करेंगे तो आपको इस तरह अकोमोडेट करना पड़ेगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज चार्ली, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने KMT और उससे रेलेवेंट तमाम क्वेश्चन को जितना मैक्सिमम मैं आप तक नॉलेज कन्वे कर सकता था गिवन टाइम में, उतना मैंने अब तक कन्वे किया। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।